हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप मौर्य वंश के बारे में देखने वाले हो। जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, मौर्य वंश से पहले नंद वंश के बारे में आपको ध्यान आ रहा होगा। देखिए, लास्ट सवाल था कि इस वंश का अंतिम शासक धननंद था और उसी के समय में यूनानियों का आक्रमण हुआ था, यानी कि सिकंदर जो आक्रमण किए थे उसी के समय में, किसके? धननंद के समय में, जो कि नंद वंश के अंतिम शासक थे। आपको याद आ रहा होगा। आपको ध्यान है क्या नंद वंश के संस्थापक कौन थे? महापनंद ने शिशुनाग वंश का अंत करके नंद वंश की स्थापना की थी। जैसा कि आप 67वीं बीपीएससी के लिए आज का क्लास देख रहे हो, बिहार के इतिहास से रिलेटेड आज का टॉपिक है। आज का क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक सवाल को ध्यान से देखिएगा। आपको पता है अशोक के बारे में काफ़ी सारा एग्जाम में पॉइंट पूछा ही जाता है, बहुत सारी पॉइंट को पूछा जाता है। तो एक एक चीज़ को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। आप मेरे साथ लगभग 20-25 मिनट के आसपास बनिए, आपको हर एक चीज़ के बारे में अच्छे से पता चलेगा। देखिए, पुराण, बौद्ध एवं जैन साहित्य ने कौटिल्य के अर्थशास्त्र तथा विदेशी लेखकों के आधार पर मौर्य वंश के बारे में जानकारी देता है। पुराण, बौद्ध और जैन साहित्य, जो कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र और विदेशी लेखक के द्वारा मौर्य वंश के बारे में आपको जानकारी प्राप्त होगी। ध्यान देंगे, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा कर दे रहे हैं, आप देखिएगा ध्यान से। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे मिस करने की कोशिश मत करिएगा। देखिए, स्ट्रेबो एवं जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा। किसने? स्ट्रेबो और जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोस्ट कहा, जबकि एरियन और प्लूटार्क, दो नाम ध्यान रखेंगे, इन्होंने एंड्रोकोट्स कहा। देखिएगा, स्ट्रेबो जस्टिन ने सेंड्रो, यहाँ 100 का अंतर है, देखिएगा, सेंड्रोकोट्स कहा था, जबकि एरियन और प्लूटार्क ने एंड्रोकोट्स कहा था। ध्यान रखेंगे इस बात को। सवाल पूछ लेगा आपसे कि सेंड्रोकोट्स किसने कहा था, स्ट्रेबो ने या फिर एरियन ने? अगर ऑप्शन दे तो आपको स्ट्रेबो ध्यान रखना है। देखिए, विलियम जोन्स ने सर्वप्रथम सेंड्रोकोट्स की पहचान भारतीय ग्रंथों में वर्णित चंद्रगुप्त मौर्य से की है। मतलब विलियम जोन्स ने सेंड्रोकोस्ट शब्द का जो किसके लिए यूज होता था उसकी पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में सबसे पहले उन्होंने ही किए थे। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है कि जेम्स प्रीसेम्स ने 1837 ईस्वी में ब्राह्मी लिपि को अनुदित किया। ध्यान देंगे, 326 ईस्वी में मकदूनिया यानी कि यूनान के जो शासक थे सिकंदर का भारत पर आक्रमण होता है। सिंधु नदी को पार करके वो झेलम, जिसका कि पुराना नाम आपको पता होना चाहिए कि विस्तता नाम था, देख लीजिएगा यहाँ पे, विस्तता के तट पर वो आ जाता है। ठीक है, विस्तता नदी के तट पर आ जाता है, यानी झेलम के पास। यहीं उनका पोरस से युद्ध होता है, जिसे विस्तता या हाइडेस्पीज का युद्ध कहते हैं। व्यास नदी के तट पर सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। व्यास नदी से ही नंद साम्राज्य की सीमा का स्टार्टिंग होता था। उस समय नंद वंश के शासक धननंद थे। ध्यान रखेंगे, कौन थे शासक? तो धननंद थे। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है, सिकंदर कितने महीने तक भारत में रहा? तो 19 महीने तक। ध्यान रखिएगा, 19 महीने तक। अब आइए चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में समझिए। उन्होंने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से धननंद को पराजित कर दिया और चंद्रगुप्त मगध का शासक बना। चंद्रगुप्त मौर्य ने धननंद को हराकर चंद्रगुप्त ने मगध पर शासन करना स्टार्ट किया। 305 ईस्वी के आसपास सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य का उनके साथ युद्ध होता है। 305 ईस्वी के आसपास सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में युद्ध हो जाता है। युद्ध के बाद संधि से चंद्रगुप्त को एरिया यानी कि काबुल, अराकोशिया जो जिसका अभी का नाम है कंधार, जेड्रोसिया अभी का नाम उसका आपका है मकरान, और पेरी सदाई जिसका अभी का पुराना नाम था हेरात का वह क्षेत्र उसे मिल जाता है। ठीक है, किसको? चंद्रगुप्त को मिल जाता है। साथ ही उसके बाद क्या होता है, देखिए, यूनानी जो राजकुमारी थी उससे भी उसका शादी हो जाता है। सेल्यूकस निकेटर ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा। फ्रेंड्स, यह सवाल काफ़ी बार बीपीएससी ने पूछा है कि सेल्यूकस निकेटर ने अपने किस राजदूत को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा? तो मेगास्थनीज को। यह पूछ सकता है कि चंद्रगुप्त के दरबार में मेगास्थनीज आए थे, उसको भेजने वाले का नाम बताना है। तो आपका नाम क्या हो जाएगा? सेल्यूकस निकेटर। 3 पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की। पूछे अगर उसके द्वारा रचित पुस्तक का नाम, तो इंडिका है।
जीवन के अंतिम समय में चंद्रगुप्त अपने पुत्र बिंदुसार को सत्ता सौंपकर जैन मुनि, ध्यान रखेंगे जैन मुनि भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला में, जो कि कर्नाटक में है, वहाँ पर चले गए और वहीं पर उपवास, जिसे कि संलेखना नाम से बोला जाता था, उपवास के टाइम में ही उनका प्राण छूट जाता है। ध्यान रखिएगा मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखा। भद्रबाहु जो कि जैन मुनि थे उनके ही द्वारा श्रवणबेलगोला वहाँ पर चले गए और वहाँ पे कर्नाटक में वहीं पर उनके उपवास के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है। अब देखिए बिंदुसार के बारे में, देखिए इसे अमित्रघात, भद्रसेन और सिंह सेन कहा जाता है। नाम ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इसे क्या नाम से आप बुलाते हैं, तो अमित्रघात, भद्रसेन और सिंह सेन। अगर पूछे किसे कहा जाता है तो बिंदुसार को कहा जाता है। इसी के समय में सीरिया के शासक एंटियोकस का नाम आपने जरूर सुना होगा। इसी के समय सीरिया के शासक एंटियोकस का राजदूत डायमेकस तथा मिस्र के शासक टॉलमी द्वितीय ने फिलाडेल्फस का राजदूत डायनोसियस को मौर्य दरबार में उन्होंने भेजा था। मौर्य दरबार में वे आए थे। ध्यान रखिएगा, सीरिया के शासक एंटियोकस का राजदूत का नाम है डायमेकस, मिस्र के शासक टॉलमी द्वितीय, फिलाडेल्फस का जो राजदूत था डायनोसियस, ये मौर्य के मौर्य दरबार में आए। अब पूछिए अगर कि बिंदुसार किस धर्म को मानते थे, तो वे आजीवक संप्रदाय को मानते थे। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय के शिष्य थे। नेक्स्ट पॉइंट अब आते हैं बिंदुसार के बाद अशोक के बारे में। आप देखिए बी का बेटा, यहाँ पे ए भी आप ऐसे रख सकते हैं, सी का बेटा बी होता है, बी का ए हो जाएगा, सी बी ए उल्टा आपको रखना है। अब अशोक के बारे में देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है अभी जो आप देखने वाले हो। सिंहासन पर बैठने के बाद 269 ईसा पूर्व में उसका राज्याभिषेक होता है। ध्यान रखेंगे 269 ईसा पूर्व में। राज्याभिषेक से पहले वह उज्जैन का राज्यपाल था। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे समझ लीजिएगा, अशोक जब गद्दी पर बैठे, उनका राज्याभिषेक हुआ, उसके पहले वो राज्यपाल थे। सवाल पूछेगा कहाँ के, तो उज्जैन आपको ध्यान रखना है। 261 ईसा पूर्व में जब राज्याभिषेक होता है, उसके 9वें वर्ष कलिंग का विजय होता है, कलिंग को वे जीत लेते हैं। एक अनुश्रुति है, कौन सा, सिंहली अनुश्रुति, ध्यान रखिएगा। इसके अनुसार निग्रोध के प्रवचन से अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया और मोगली पुत्र तिष्य का वह शिष्य बने। सवाल पूछे सबसे पहले वो किसके शिष्य बने, तो मोगली पुत्र तिष्य के वे शिष्य बने थे। ध्यान रखिएगा। राज्याभिषेक के 10वें वर्ष उसने बोध गया की यात्रा की थी। राज्याभिषेक के 10वें वर्ष, देखिए सिंहासन पर बैठने के बाद यहाँ पे देखिए 269 ईसा पूर्व में राज्याभिषेक होता है। उसके पहले वो उज्जैन का राज्यपाल था। 261 ईसा पूर्व में यानी कि राज्याभिषेक के 9वें वर्ष कलिंग पर वे विजय प्राप्त करते हैं। सिंहली अनुश्रुति के अनुसार निग्रोध के प्रवचन से अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया और मुगली पुत्र तिष्य का वे शिष्य बन गए थे। इसके पूर्व अशोक शैव धर्म को मानते थे। ठीक है, अब देखिए राज्याभिषेक के 10वें वर्ष उसने बोध गया की यात्रा की। 14वें वर्ष धम्म महामात्राओं की नियुक्ति की। 20वें वर्ष लुम्बिनी गया और उसे उल्विक लुम्बिनी गया को उन्होंने कर मुक्त घोषित कर दिया था और जो वहाँ पे भाग वो देना होता था उसको घटाकर 1/8 1/8 कर दिया था। आइए अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अशोक के अभिलेख के बारे में समझिएगा। अभिलेख, शिलालेख वगैरह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और पूछा ही जाएगा। 1 या 2 सवाल रहेगा और इतना श्योर रहिए, अगर आपका इस पर अच्छे से कंट्रोल नहीं रहेगा तो आप जरूर कंफ्यूज करेंगे एग्जाम में। देखिए अशोक के अभिलेख पे चलते हैं। अशोक के अभिलेखों में शाहबाजगरी और मानसेहरा जो कि पाकिस्तान में है, वहाँ के अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है। ध्यान रखिएगा, अशोक के जो अभिलेख है वो 2 अभिलेख, कौन सा, शाहबाजगरी और मानसेहरा जो कि पाकिस्तान में है। मानसेहरा अभिलेख किस लिपि में है, तो खरोष्ठी लिपि। ध्यान रखिएगा, पूछता है एग्जाम में कि कौन सा है, तो शाहबाजगरी और मानसेहरा। देखिए तक्षशिला से अरामेइक लिपि में उत्कीर्ण अभिलेख सरेकुना से यूनानी तथा अरामेइक लिपियों में उत्कीर्ण अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तक्षशिला से अरामेइक लिपि में उत्कीर्ण अभिलेख, सरेकुना से यूनानी तथा अरामेइक लिपियों में उत्कीर्ण अभिलेख प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अशोक का इतिहास भी हमें इन्हीं अभिलेखों से प्राप्त होता है। अभी तक अगर पूछे तो अशोक के
40 अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। कितना? 40। ध्यान रखिए, क्वेश्चन में पूछ दे 38, 40, 42, 44, तो आपको ध्यान रखना है 40 अभिलेख अभी तक में मिला है। अब अशोक के वृहद शिलालेख के बारे में देखते चलिएगा, समझते चलिएगा। जिसके बारे में नहीं पता आप उसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर याद करने की कोशिश करिए। धौली जो है उड़ीसा के पुरी जिले में मिला है। शाहबाजगढ़ी अभी आपने देखा पाकिस्तान पेशावर में है। शाहबाजगढ़ी के बारे में आपको बताया था किस भाषा में है, अभी आपने देखा था तो ध्यान रखिएगा खरोष्ठी में था शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा। मानसेहरा आप यहाँ पे देख रहे हैं, यह पाकिस्तान के हजारा जिले में है, यह दोनों खरोष्ठी में है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस बार बार आपको बताया जा रहा है, आप ध्यान रखिएगा। कालसी वर्तमान झारखंड जो कि माफ कीजिएगा उत्तराखंड देहरादून राज्य में है। जौगढ़ यह उड़ीसा के जौगढ़ में स्थित है। शौपारा महाराष्ट्र के थाने में। एरागुडी आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में है। एक बार फिर से आप देख लीजिएगा, धौली जो है उड़ीसा के पुरी, शाहबाजगढ़ी पाकिस्तान पेशावर, मानसेहरा पाकिस्तान के हजारा, कालसी उत्तराखंड देहरादून में, जौगढ़ उड़ीसा के जौगढ़ में, शौपारा महाराष्ट्र के थाने में, एरागुडी आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में स्थित है। नेक्स्ट है गिरनार। तो गिरनार जो है गुजरात के काठियावाड़ में जूनागढ़ के पास स्थित है। अब अशोक के लघु शिलालेख देखिए। ब्रह्मगिरी मैसूर के चित्तल दुर्ग में है। सिद्धपुर ब्रह्मगिरी से 1 मील उत्तर पूर्व में स्थित है। जतिंग रामेश्वर यह ब्रह्मगिरी से 3 मील उत्तर पूर्व में है। अहरौरा यह उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में है। ठीक है। नेक्स्ट है सारोमारो मध्य प्रदेश के शहडोल में है, शहडोल जिलों में। नेत्तूर कर्नाटक के बेल्लारी में है। रूपनाथ मध्य प्रदेश के जबलपुर में। गुर्जरा मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। भाबरू राजस्थान के जयपुर में। मास्की रायचूर जिले में स्थित है। अगर आपको इसके बारे में पता हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बार बार पढ़ने की कोशिश करिएगा, याद कर लीजिएगा। देखिए अब बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु अशोक ने दूतों एवं प्रचारकों को विदेश भेजा। अपने दूसरे तथा 13वें शिलालेख में उसने उन देशों का नाम लिखवाया जहां वे दूत भेजे थे। फ्रेंड्स, एग्जाम में यह सवाल पूछा जाता है कि अशोक ने किस शिलालेख में जो दूसरे देश में अपने दूत भेजे थे उसके बारे में जानकारी मिलती है। तो दूसरा और 13वां आप ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल में अगर आपको ऑप्शन में अगर दोनों रहे तब तो 1 से अधिक लगाना है, या फिर दूसरा और 13वां पे आपको ध्यान रखना है, इन दोनों में से जो रहे वो आपको टिक करना है। नेक्स्ट है दक्षिण सीमा पर स्थित राज्य चोल पांड्य सत्तीपुत केरलपुत एवं ताम्रपत्ती बताए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अशोक के लघु स्तंभलेख के बारे में आप समझेंगे। सम्राट अशोक की राजकीय घोषणाएं जिन स्तंभों पर उत्कीर्ण है उन्हें लघु स्तंभलेख कहा जाता है। समझेंगे लघु स्तंभलेख होता क्या है। तो सम्राट अशोक की राज का जो मतलब एक होता था ना कि जैसे अभी मैनिफेस्टो जैसा आता है, आप जानते होंगे राज्य सरकार केंद्र सरकार का, उसी तरह से जो घोषणा होता था जिस स्तंभ पर लिखवाया गया था उसे लघु स्तंभलेख कहते हैं। यह समझ पाए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। महत्वपूर्ण अभिलेख निम्न स्थानों पर स्थित है। कौन कौन सा है तो देखते हैं। देखिए सबसे पहले आप सांची के बारे में समझेंगे। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। सारनाथ उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में है। रुमुंदेई नेपाल के तराई में। कौशाम्बी प्रयागराज जो कि जिसका पहले नाम इलाहाबाद था उसके पास में है। निगली सागर नेपाल के तराई में है। और जो वैशाली है सिंह शीर्ष जहाँ से मिला है केवल शेर लेख रही था बिहार में स्थित है। ध्यान रखेंगे सांची आपका मध्य प्रदेश में होगा। सारनाथ उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। रुमनदेई नेपाल के तराई में। कौशाम्बी प्रयागराज के निकट है। निगली सागर नेपाल के तराई में। वैशाली जो है सिंह शीर्ष है जो कि वैशाली जिले में केवल शेर लेख रहित मिला है जो कि बिहार में स्थित है। अब आप देखेंगे अशोक के गुहालेख। देखिए गुहालेख के बारे में समझेंगे। दक्षिण बिहार के गया जिले में स्थित बराबर नामक 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के उत्कीर्ण लेख प्राप्त हुए हैं। इन सभी की भाषा प्राकृत और ब्राह्मी लिपि है। ध्यान रखेंगे केवल 2 अभिलेखों शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा की लिपि ब्राह्मी न होकर खरोष्ठी है, जिसके बारे में मैंने आपको जस्ट बताया था, काफ़ी अच्छे से बताने की कोशिश की थी। 2 के बारे में कौन सा
शहबाजगढ़ी और मानसेहरा की लिपि कौन सी? आपकी खरोष्टी है। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए इसको आपको बार बार दिया जा रहा है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। ध्यान रखेंगे, किधर से? दाईं से बाईं ओर। बाद बाकी जो था वो बाईं से दाईं की ओर लिखा जाता था। देखिए, तक्षशिला से अरामैक लिपि में लिखा एक भग्न अभिलेख कंधार के पास शरेकुना नामक स्थान से यूनानी तथा अरामैक द्विभाषीय अभिलेख प्राप्त हुआ है। अब अशोक के स्तंभ लेख देखिए। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, जो 6 भिन्न स्थानों में पाषाण संदर्भों पर उत्कीर्ण किए गए हैं। इन स्थानों के नाम देख लीजिए कौन कौन सा है। तो कौशाम्बी स्तंभ लेख जो है वो इलाहाबाद में अकबर के द्वारा लाया गया था। कौशाम्बी स्तंभ लेख इलाहाबाद में अकबर के द्वारा लाया गया। दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख, यह स्तंभ लेख उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में पाया गया था। कहाँ पर पाया गया था? तो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में। कौन सा? दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख। यह मध्ययुगीन सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दिल्ली लाया गया था। इस पर अशोक के 7 अभिलेख उत्कीर्ण हैं। दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख के बारे में देखिए। यह स्तंभ लेख भी पहले मेरठ में था, जो बाद में फिरोज शाह के द्वारा कहाँ पर? दिल्ली लाया गया। दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख और दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख, यह दोनों फिरोज शाह तुगलक के द्वारा यूपी से दिल्ली ले जाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, लोरिया अरराज तथा लोरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख के बारे में देखिए। यह स्तंभ लेख बिहार राज्य के चंपारण जिले में, अगर पूछे बिहार स्पेशल में पूछ सकता है, तो लोरिया अरराज और लोरिया नंदनगढ़ जो स्तंभ लेख है यह बिहार के चंपारण जिले में है। रामपुरवा स्तंभ लेख चंपारण, जो भी बिहार में ही है। अब देखिए, प्रांतीय प्रशासन के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन संचालन को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपने राज्यों को 4 प्रांतों में विभाजित किया, जिसे चक्र कहते हैं। चक्र अगर पूछे तो 4 प्रांत में बांटा गया था, उसे चक्र कहते हैं। इन प्रांतों का शासन सम्राट के प्रतिनिधियों द्वारा संचालित किया जाता था। सम्राट अशोक के काल में प्रांतों की संख्या 5 हो गई थी। देखिए कौन कौन से प्रांत हैं और उसकी राजधानी को समझेंगे। सबसे पहले प्राची, जो कि मध्य प्रदेश में था। पाटलिपुत्र राजधानी थी। उत्तरापद का तक्षशिला, दक्षिणापद का सुवर्णगिरी, अवंती का उज्जैनी, कलिंग का तोसली। ध्यान रखेंगे। देखिए नेक्स्ट है प्रांतों यानी कि चक्रों के बारे में। का प्रशासन कौन? कुमारामात्य, कुमार या फिर आर्यपुत्र नामक पदाधिकारियों के द्वारा होता था। प्रांत मंडल में, मंडल जिलों में विभक्त था, जिन्हें आहार या फिर विषय कहते थे। समझेंगे, प्रांत मंडल में, मंडल जिला में बटा हुआ था, जिसे आहार या फिर विषय कहा जाता था। अगर पूछे जिसका प्रशासक क्या कहलाते थे, तो विषयपति कहलाते थे। ध्यान रखेंगे। जिले का प्रशासनिक अधिकारी स्थानिक था और 10 गांव का जो प्रशासन जिसके पास रहता था उसे गोप कहते थे। 10 गांव का प्रशासन जिसके पास रहता था, ध्यान रखेंगे आप, उसे क्या कहा जाता था? उसे गोप कहते थे। अब देखते हैं नगर प्रशासन के बारे में। मेगास्थनीज के अनुसार नगरीय प्रशासन 30 सदस्यों के मंडल द्वारा चलाया जाता था। यह मंडल 6 समितियों में विभाजित था। कितने में? 6 में। सबसे पहला देखिए, पहला था उद्योग शिल्पों का निरीक्षण करना, दूसरा विदेशियों की देखरेख करना, तीसरा जनगणना के बारे में पता करते रहना, चौथा था व्यापार वाणिज्य की व्यवस्था पर ध्यान रखना, पांचवा विक्रय की व्यवस्था यानी कि निरीक्षण, और छठा जो था बिक्री कर व्यवस्था करता था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है नगर में पुलिस व्यवस्था थी, जिसे रक्षित कहते थे। पूछ ले रक्षित किसे कहा जाता था, तो बताना है आपको कि मौर्य साम्राज्य में अशोक के टाइम में जो आपके रक्षित थे वे पुलिस व्यवस्था जो चलाते थे उसे रक्षित कहते थे। यूनानी स्रोतों में वर्णित अधिकारी एग्रोनोमोई, जिसे जिलाधिकारी कहते थे, जैसे डीएम अभी आप कहते हैं उसे एग्रोनोमोई कहते थे, और एंटीनोमोई नगर आयुक्त होते थे। एंटीनोमोई नगर आयुक्त होते थे। सैन्य व्यवस्था देखिए, सैनिक व्यवस्था 6 समितियों में विभक्त थी, जो सैन्य विभाग द्वारा निर्दिष्ट थी। प्रत्येक समिति में 5 सैन्य विशेषज्ञ होते थे। कितने? 5, जिसमें कि पैदल सेना, अश्वसेना, गज सेना, रथ सेना और नौसेना की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सैनिक प्रबंध का सर्वोच्च अधिकारी
अंतपाल कहलाता था। सैनिक प्रबंध का सर्वोच्च अधिकारी क्या अंतपाल कहलाता था। यह सीमांत क्षेत्रों का भी व्यवस्थापक होता था। मेगास्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में, ध्यान रखेंगे किसके अनुसार, मेगास्थनीज के अनुसार 6 लाख पैदल, 50,000 अश्वारोही, 9,000 हाथी और 800 रथों से सुसज्जित अजय सैनिक थे, मतलब जीतने वाले सैनिक थे। अशोक के परवर्ती मौर्य सम्राट देखेंगे। मगध साम्राज्य के महान मौर्य सम्राट अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व में लगभग में हो जाती है। अशोक के उपरांत अगले 5 दशक यानी लगभग 50 वर्ष तक उनके निर्बल उत्तराधिकारी, मतलब कमजोर उत्तराधिकारी के ही द्वारा शासन चलाता गया। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट, अशोक के उत्तराधिकारी के बारे में समझेंगे। अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य पश्चिमी और पूर्वी भाग में बट गया। पश्चिमी भाग पर कुणाल शासन करता था, जबकि पूर्वी भाग पर संप्रति का शासन था। लेकिन 180 ईसा पूर्व तक पश्चिमी भाग पर बैक्ट्रिया तथा यूनानियों का पूर्ण अधिकार हो गया और पूर्वी भाग पर दशरथ का राज्य था। ध्यान रखेंगे। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी और इससे मौर्य साम्राज्य क्या हो गया, समाप्त हो गया था। अब आप जो पढ़ेंगे उसके बारे में ज़्यादा आपको मार काट ही पता चलेगा, इसकी हत्या उसने, उसकी हत्या किसकी और ने कर दी थी, अभी आप देखने वाले हो। देखिए, मौर्य सम्राट, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ था, ध्यान रखेंगे। उसके सेनापति का नाम उनके सेनापति जो थे पुष्यमित्र ने उनकी हत्या कर दी थी और मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया। अब आप शुंग वंश को देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, शुंग वंश के बारे में आपको नेक्स्ट वाली क्लास में आपको बताया जाएगा, ध्यान से देखिएगा शुंग वंश के बारे में। और भी अभी एक और क्लास देखें, जैसे शुंग वंश है आपका, उसके बाद कण्व है, कुषाण है, गुप्त है, समुद्रगुप्त के बारे में, रामगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में अभी आप जानोगे। अभी की क्लास में बस इतना ही राह दिया जा रहा है। आप इस क्लास को 1 या 2 बार देखिए। जो भी मैंने वृहद शिलालेख, अशोक के अभिलेख, लघु स्तंभ लेख और अशोक के गुहा लेख के बारे में आपको बताया, प्रांतीय शासन किस तरह का था, इन सबको आप ध्यान से 1 या 2 बार वीडियो को फिर से देख लीजिए। एक बात आप ध्यान रखिएगा, जो अभी मैंने प्रांत और राजधानी बताई थी, ध्यान देंगे। प्राची जो कि मध्य प्रदेश को कहते थे, राजधानी उसकी कौन सी थी, पाटलिपुत्र थी। ठीक है। उत्तरापथ का तक्षशिला, दक्षिणापथ का स्वर्णगिरी, अवंती का उज्जैनी और कलिंग का तूसली था। आप इसको ध्यान रखेंगे, कोशिश करिए आप हर एक सवाल को याद कर लेने का। अगर याद कर लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इजी रहेगा, इस बात का भरोसा रखिएगा। 67वीं बीपीएससी में इन्हीं सब क्लास मतलब पॉइंट में से आपके एग्जाम में कुछ ना कुछ पूछा जाएगा, 2 या 4 सवाल जरूर आएगा। कन्फ्यूज कर जाएंगे उस वक्त, इसीलिए क्लास को आपको अच्छे से बताने की कोशिश किया जा रहा है। आप 1 या 2 बार मेरे साथ वीडियो को देखिए, मेरे साथ बोलने की कोशिश करेंगे तो आपको ज़रूर याद हो जाएगा, अगर आप 67वीं बीपीएससी सच में निकालना चाहते हैं तो। आशा करता हूँ फ्रेंड्स क्लास आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। नेक्स्ट वीडियो भी आप देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप पार्ट 1 पार्ट 2 इसका ज़रूर देख लीजिएगा। ऐसे ही फ्रेंड्स बने रहिए वीसी एकेडमी के साथ, अपना प्यार देते रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स।